इसके बाद गोकू ने टेलीपोर्टेशन से यूनिवर्स 6 का रुख किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, वह सीधे एक लड़ाई के बीचों बीच प्रकट हुआ। एक साइयन लड़की जो वाडोस के साथ खड़ी ट्रेनिंग कर रही थी, उसे देखकर चौंक गई और बोली, अरे गोकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, देख रहा हूँ कि तुम लोग सच में अपनी पावर बढ़ाने के लिए सीरियस हो गए हो। मुझे खुशी है कि तुम लोग अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसी बीच चांपा, यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तेजी से दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, रुको रुको, यहाँ लड़ाई मत करना। पिछली बार तुम्हारी लड़ाई ने लगभग मेरा पूरा यूनिवर्स तबाह कर दिया था। गोकू ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो चांपा, मैं यहाँ लड़ाई के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। गोकू ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और चांपा और बाकी लोगों को एक खास कैप्सूल दिया। वह बोला, यह कैप्सूल एक पोर्टल खोलेगा जिससे तुम कभी भी मेरे यूनिवर्स में आ सकते हो, जिससे तुम यूनिवर्स के वॉरियर की नजरों से भी बच सकोगे। और हाँ, वहाँ ढेर सारा स्वादिष्ट खाना भी है। ये सुनकर चांपा की आंखें चमक उठी। वह खुशी से बोला, बहुत बहुत धन्यवाद गोकू, मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही तुम्हारे यूनिवर्स में आऊंगा। सच कहूँ तो मैंने भी अपने नए यूनिवर्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। फिर गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम लोग अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो। और हाँ कैफला, तुम्हारा भी इंतजार रहेगा। खैर, खूब ट्रेनिंग करो, उम्मीद है जल्दी ही हमारी जबरदस्त लड़ाई होगी। चलो फिर मिलते हैं। इसके बाद गोकू अपने यूनिवर्स की ओर टेलीपोर्ट कर गया। दूसरी ओर यूनिवर्स 7 में वेजिटा ने अपने बेटे का एनर्जी महसूस किया। वह तुरंत बिरस, भिस और बाकी सबको लेकर कैप्सूल कॉर्पोरेशन से टेंपल की ओर रवाना हुआ। बुल्मा और चीची भी उनके साथ आई। जब सब टेंपल पहुंचे तो उन्होंने एक अजनबी को देखा। वेजिटा को लगा कि वह गोकू है। गुस्से में वह उस पर हमला कर बैठा, लेकिन वह अजनबी तेज निकला। उसने वेजिटा का हमला आसानी से चकमा दिया। पापा, आप मुझ पर इस तरह क्यों हमला कर रहे हो? मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं टेंपल आऊंगा, और न ही यह कि आप मुझसे इस तरह पेश आएंगे। ट्रंक्स की बात सुनकर सब हैरान रह गए। वे देख सकते थे कि ट्रंक्स पहले से थोड़ा बड़ा हो गया था। सिर्फ ट्रंक्स ही नहीं, बल्कि गोटन भी थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था। उनके लड़ाई के कपड़ों पर एक खास चिन्ह भी बना हुआ था, वही चिन्ह जो अक्सर गोकू के कपड़ों पर दिखाई देता है। वेजिटा गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारे कपड़ों पर यह घटिया निशान क्या कर रहा है ट्रंक्स? ये घटिया निशान किसी सच्चे साइयन के लायक नहीं है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इसे तुरंत हटाओ। ट्रंक्स ने सीरियस से अपने पिता को जवाब दिया, पापा कृपया मिस्टर गोकू के लिए थोड़ा सम्मान दिखाइए। आपको उन्हें इस तरह बुरा कहने का कोई हक नहीं है। वेजिटा और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वह ट्रंक्स पर पंच मारने के लिए झपटा, लेकिन तभी पिकोलो, गोटन और एंड्रॉइड 17 बीच में आ गए। वेजिटा ने आखिरी पल में खुद को रोक लिया, लेकिन चिढ़ते हुए बोला, सुनो कीड़े, तुम तीनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। फिर वह ट्रंक्स की ओर देखकर बोला, ट्रंक्स, अगर तुमने तुरंत वह बेकार का चिन्ह नहीं हटाया तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंक्स ने जवाब में सुपर साइयन में बदलकर अपना जवाब दिया। वेजिटा भी तुरंत सुपर साइयन बन गया और फिर दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। वेजिटा बहुत गुस्से में था क्योंकि उसका बेटा अब उसकी पावर के बराबर पहुंच गया था। गुस्से में आकर वेजिटा ने सुपर साइयन फेज 2 का रूप धारण कर लिया, लेकिन ट्रंक्स ने भी अपना पूरा 100% सुपर साइयन पावर बाहर निकाल दी, जिससे उसे थोड़ी बढ़त मिल गई। हालांकि वेजिटा के पास लड़ाई का ज्यादा अनुभव था, जिससे ट्रंक्स को डिफिकल्टी हो रही थी। ट्रंक्स ने हार नहीं मानी। उसने सुपर साइयन गोल्ड फॉर्म में बदलकर अपनी पावर और बढ़ा दी। फिर ट्रंक्स ने अपने पिता पर जबरदस्त कॉम्बो अटैक किया, जिससे वेजिटा चौंक गया। वेजिटा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा इतना स्ट्रांग हो चुका है, इसलिए उसने सुपर साइयन ब्लू का रूप धारण कर लिया। बेस ये देखकर हैरान रह गया कि वेजिटा को अपने बेटे के सामने ब्लू फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ा। वेजिटा सीरियस से बोला, ट्रंक्स, तुम सच में बहुत पावरफुल बन गए हो, लेकिन याद रखो मेरे पास एक गॉड जैसी पावर है। भले ही तुमने सुपर साइयन गोल्ड फॉर्म हासिल कर लिया हो, मेरी पूरी पावर के सामने तुम अभी भी आधे रास्ते पर हो। लेकिन वेजिटा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। अचानक उसे पेट में एक तेज दर्द महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो ट्रंक्स का पंच उसके पेट में ढंसा हुआ था। अगले ही पल ट्रंक्स ने वेजिटा पर इतनी तेज और तगड़ी मार लगाई कि वेजिटा का पूरा शरीर जैसे टूटने लगा। वेजिटा घुटनों के बल गिर पड़ा। ट्रंक्स फिर अपने बेस फॉर्म में लौट आया। विरस, विस और बाकी सभी लोग यह देखकर दंग रह गए कि कैसे ट्रंक्स ने अपने पिता वेजिटा को हरा दिया। उसी समय विरस ने हंसते हुए कहा, अरे छोटे, क्या तुम्हें यूनिवर्स 7 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने में दिलचस्पी है? इतनी कम उम्र में तुमने न सिर्फ अपने पिता का मुकाबला किया, बल्कि उसे हराया भी। हालांकि मुझे लगता है कि वेजिटा ने तुम्हारे खिलाफ पूरी पावर से लड़ाई नहीं की, फिर भी तुम्हारी क्षमता शानदार है। ट्रंक्स ने विनम्रता से जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्ड विरस, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास और भी जरूरी काम है। मुझे धरती और यहाँ के सभी लोगों की रक्षा करनी है, जैसा कि हमें मिस्टर गोकू ने सिखाया है। तभी अचानक आसमान में एक बड़ी स्पेसशिप दिखाई दी, जो धीरे धीरे धरती पर उतरने लगी। उसके अंदर से एक छोटी सी दूसरी जहाज बाहर निकली। वो कोई और नहीं बल्कि महान फ्रीजा था। फ्रीजा ने उतरते ही जोर से कहा, कैसे हो कीड़ो, आज का दिन मेरी बदला लेने का दिन है वेजिटा। बिरस, गुस्से में फ्रीजा ने अपनी छोटी कुर्सी को अपनी पूंछ से तोड़ डाला। वेजिटा फ्रीजा की एनर्जी को महसूस करते ही चौंक गया और बोला, ये कैसी पावर है फ्रीजा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने भी गोकू के साथ ट्रेनिंग की है? फ्रीजा ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, हो, सही पहचाना साइयन, तुम्हें पता भी नहीं कैसे उस दाइशिकन और गोकू ने हमें नर्क जैसी ट्रेनिंग करवाई थी। कई बार तो हमारी जान ही निकलने वाली थी, लेकिन हर दर्द, हर तकलीफ पूरी तरह से सफल रही। वेजिटा ने ताना मारते हुए कहा, तो क्या तुम ये सोचते हो कि बस थोड़ा सा ट्रेनिंग कर लेने से तुम मेरे जैसे महान साइयन को हरा दोगे? फ्रीजा, मुझे बेवकूफी भरी बातें मत सुनाओ। लेकिन फ्रीजा ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, इस बार तुम्हें किस्मत ने बचा लिया है प्रिंस। तुम्हारे बेटे ने मुझसे वादा लिया है कि तुम्हें मैं नहीं मारूंगा, लेकिन बिरस उतना लकी नहीं होगा। मैं उसे वही दर्द दूंगा जो मुझे झेलना पड़ा। वेजिटा को गुस्सा तो आया, पर फ्रीजा ने अपनी अंतिम और सबसे शक्तिशाली रूप फाइनल फॉर्म में थोड़ा सा पावर छोड़ दी। उसकी एनर्जी इतनी भयंकर थी कि पूरे यूनिवर्स में महसूस
की गई। कुछ वॉरियर इस पावर से चौंक उठे तो कुछ ने इसे नजरअंदाज कर दिया। बिरस का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसे अब समझ आ गया था कि फ्रीजा की पावर उससे कहीं ज्यादा हो चुकी थी। वेजिटा भले ही थोड़ा मुकाबला कर सकता था, लेकिन फ्रीजा के पास अब भी अपनी गोल्डन फ्रॉम पावर बाकी थी। स्थिति बिगड़ती देख वे सामने आया और सीरियस से बोला, माफ करना फ्रीजा, मैं तुम्हें यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म करने नहीं दे सकता। फ्रीजा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, चिंता मत करो मिस्टर वेस, मुझे मालूम है कि अगर मैंने बिरस को मार डाला तो यूनिवर्स का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं बस उसके साथ और वेजिटा के साथ थोड़ा खेलना चाहता हूँ। वेस ने सीरियस से देखा, फिर चुपचाप पीछे हट गया और फ्रीजा को खुली छूट दे दी। अब फ्रीजा ने बिरस पर हमला करना शुरू कर दिया। वेजिटा डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहा था। फ्रीजा ने बिरस को इतनी बेरहमी से मारा कि हर एक पंच के साथ बिरस उगल रहा था। फिर फ्रीजा ने अपनी डेथ बीम से बिरस के हाथ पैरों को घायल किया, अपनी पूंछ से उसे उठाया और पीठ पर कई पंच मारे। इसके बाद उसने बिरस को नीचे फेंका और उसके सिर पर पैर रखकर रौंद दिया। बिरस अब मौत के बहुत करीब था। फ्रीजा ने फिर भिस से कहा, अब तुम इसे ले जाओ। भिस ने चुपचाप बिरस को उठाया और उसे सुरक्षित जगह ले जाकर उसकी चोटें ठीक करने लगा। वहीं दूसरी ओर प्रिंस वेजिटा अब भी सदमे में था, लेकिन फ्रीजा ने उसे एक जोरदार लात मारी जिससे वह दूर जाकर गिर पड़ा। फ्रीजा एक पल में उसके सामने प्रकट हुआ और लगातार पंच मारकर उसे बुरी तरह अपमानित करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने कभी नेमिक प्लेनेट पर किया था। जब फ्रीजा का मन भर गया तो उसने वेजिटा को थोड़ी सी एनर्जी दी ताकि वह मर न जाए। फिर उसने बिरस की तरफ देखा जो डर से कांप रहा था। फ्रीजा ने सिर्फ एक मुस्कान दी और वापस वेजिटा की ओर देखा जो धीरे धीरे होश में आ रहा था। जैसे ही वेजिटा ने पूरी तरह होश संभाला, फ्रीजा ने उसे अपनी पूंछ से उठा लिया और सीरियस स्वर में पूछा, बताओ वेजिटा, क्यों तुमने एक साइयन को धोखा दिया? चाहे गोकू तुम्हें पसंद न हो, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीचे गिर जाओगे। तुम्हारी मक्कारी की कोई सीमा नहीं है, तुम्हारी हालत भी तुम्हारे पिता जैसी है। फ्रीजा ने फिर शैतानी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने प्लेनेट वेजिटा को क्यों डिस्ट्रॉय किया था? वेजिटा ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे सब पता है। तुमने हमारे प्लेनेट को इसलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि तुम्हें लेजेंडरी सुपर सैयन के जन्म से डर लग रहा था, यही एक कारण था। फ्रीजा ठहाका मारते हुए बोला, तुमने सचमुच इस मूर्खता पर विश्वास कर लिया? मैं महान फ्रीजा किसी बंदर से डरने वाला नहीं हूँ। वह तो बस एक बहाना था। असल में बिरस ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं साइयन को नहीं मारता तो वह मुझे खत्म कर देता। वेजिटा ये सुनकर हैरान रह गया। उसने चौंकते हुए कहा, मत फैलाओ ये झूठ फ्रीजा, तुम बस हमारे बीच दुश्मनी फैलाना चाहते हो। फ्रीजा ने ठहाका मारते हुए कहा, मुझे इससे कोई फायदा नहीं है, मैंने तो बस सच बताया है। अब तुम्हें विश्वास करना है या नहीं वो तुम्हारी मर्जी। अगर चाहो तो बिरस से पूछ लो, या फिर उससे भी बेहतर उस शेनरॉन से पूछ लो जो सभी इच्छाएं पूरी करता है। ये सुनकर वेजिटा ने धीरे से बिरस की ओर देखा। बिरस ने नजरें चुरा ली, जिससे वेजिटा को साफ समझ आ गया कि फ्रीजा सच बोल रहा था। वेजिटा का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जैसे एकमात्र शुद्ध रक्त सैयन गोकू के साथ बनती सच्ची दोस्ती को धोखा दिया था, सिर्फ इसीलिए कि उसके दुश्मन ने उसे स्ट्रेंथ और ऊंचा ओहदा देने का लालच दिया था। अब वेजिटा का गुस्सा और दर्द दोनों चरम पर थे। वहीं बिरस भी भीतर से घबराया हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि वेजिटा की पावर तेजी से बढ़ सकती है, खासकर जब वह गुस्से में हो। और इस बार वेजिटा का गुस्सा असीम था, पर साथ ही उसका दिल भारी और टूटा हुआ भी था। इसी बीच भिस ने घायल बिरस को तुरंत अपने प्लेनेट ले जाकर उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। फ्रीजा ने जाते जाते कहा, अब मेरा यहाँ अर्थ पर कोई काम नहीं रहा, बहुत जल्द फिर मिलेंगे प्रिंस बिना राजे के। इतना कहकर वह अर्थ से चला गया, पीछे केवल टेंशन और बेचैनी छोड़कर। जब ये सब हो रहा था उसी समय यूनिवर्स 7 से दूर यूनिवर्स में गोकू और एंड्रॉइड 18 के साथ थोड़ा आराम कर रहा था, जिसका मकसद उसे बेहतर तरीके से जानना था। गोकू ताजी हवा ले रहा था, तभी अचानक एंड्रॉइड 18 ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया। गोकू चौंक गया और गुस्से में बोला, अरे ये क्या कर रही हो एंड्रॉइड 18? मैंने कहा था मुझसे इतनी नजदीक मत आना, क्या तुम भूल गई हो? एंड्रॉइड 18 ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे गोकू इतना भी बुरा नहीं था, ये तो बस एक गले लगाना था। मैंने सोचा तुम्हें थोड़ी और संगत पसंद आएगी। गोकू बिना कुछ बोले वहाँ से उड़कर दाइशिकन के पास चला गया। एंड्रॉइड 18 ने उसे जाते हुए देखा और मुस्कुराते हुए बुदबुदाई, लगता है ये काम जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली, गोकू को जरूर हासिल करूंगी। उधर दाइशिकन ने सोचा, एंड्रॉइड 18 के साथ रहना जितना मुश्किल है उतना ही मजेदार भी। हालांकि मैं एक गॉड हूँ और किसी इंसान के लिए ऐसा महसूस नहीं कर सकता। गोकू से दाइशिकन ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें उस एंड्रॉइड 18 को एक मौका देना चाहिए। आखिरकार वह हमेशा तुम्हारे साथ रही है, यहाँ तक कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी उसने कई बार तुम्हारी मदद की थी। मुझे लगता है कि उसके इमोशन सच्ची हैं और तुम्हें भी उस धरतीवासी के साथ जो कुछ हुआ उसे पीछे छोड़ना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ मेरी राय, फैसला तुम्हें ही करना है। गोकू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे हो दाइशिकन, लेकिन मैं ठीक से नहीं जानता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये अजीब सा एहसास मुझे सिर्फ एंड्रॉइड 18 के साथ नहीं बल्कि कुछ और लड़कियों के साथ भी हो रहा है। ये सुनकर दाइशिकन थोड़ा हैरान होकर बोले, क्या मतलब है तुम्हारा कुछ और लड़कियों से गोकू? कहीं उनमें मेरी बेटी वाडोस भी तो नहीं? गोकू ने शर्मिंदा होते हुए जवाब दिया, हाँ मुझे माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब मुझे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पर चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि मैं वाडोस के करीब नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ वह तुम्हारी बेटी है और मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। दाइशिकन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो गोकू, अगर तुम सच में उसे चाहते हो तो तुम दोनों के बीच कोई समस्या नहीं होगी। बस ध्यान रखना कि उसे कभी चोट न पहुंचाओ। मैंने देखा है कि वाडोस भी तुम्हारे प्रति कुछ खास दिलचस्पी दिखाती है और यकीन मानो किसी एंजल के लिए ऐसा महसूस करना बहुत रेयर है। गोकू ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं अभी भी अपने इमोशंस को ठीक से समझ नहीं पा रहा। सच कहूँ तो मुझे प्यार व्यार जैसी चीजों में नहीं पड़ना। मेरा एक ही लक्ष्य है, पूरे मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल और परफेक्ट बनना, बिना किसी कमजोरी के। दाइशिकन मन ही मन सोचने लगा, इमोशंस घमंड से भी
भी ज्यादा पावरफुल होती हैं। और दुख की बात है कि सायन जाति के लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनकी असली पावर भी इन्हीं इमोशन से आती है। शायद यह अच्छा ही होगा कि गोकू के भीतर एक छोटी सी कमजोरी रहे, अगर कभी वह काबू से बाहर हो जाए तो। लेकिन बाहर से डैशिकन ने गोकू को एक हल्की सी झूठी मुस्कान दी। रात हो चुकी थी। गोकू हमेशा की तरह बाहर बैठा था, अकेला। उसका मन अपने पुराने दोस्तों की गद्दारी को याद कर रहा था। उसके दिल का एक हिस्सा कहता था कि अब उन बातों का कोई मतलब नहीं, लेकिन दूसरा हिस्सा अब भी उस दर्द को भूल नहीं पा रहा था। इन्हीं सोचों में खोया गोकू अचानक चौंक गया, क्योंकि उसे किसी के उसे पीछे से गले लगाने का एहसास हुआ। वह मुड़ा तो देखा कि वह एंड्रॉइड 18 थी। एंड्रॉइड 18 ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बीते हुए कल को भूल जाना चाहिए। गोकू ने सीरियस से जवाब दिया, तुम किस बात की कर रही हो एंड्रॉइड 18? मेरे पास भूलने या पछताने जैसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास इमोशंस के लिए जगह नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाना है, बस। एंड्रॉइड 18 ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गोकू दिखावा मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत नेक और बड़ा है। तुमने जो सहा है उसने तुम्हें अंदर से बहुत हर्ट किया है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तुम उन लोगों के साथ नहीं हो। याद रखो, असली परिवार वही होता है जो अच्छे और बुरे दोनों समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो, न कि सिर्फ खून का रिश्ता। गोकू ने सख्त लहजे में कहा, ऐसी बेकार की बातें मत करो एंड्रॉइड 18। अब मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। ऐसे इमोशंस जो पहले थी अब मेरे अंदर नहीं रही। ये सुनते ही एंड्रॉइड 18 बिना कुछ सोचे गोकू का चेहरा पकड़कर उसे चूम लेती है। गोकू चौंक जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एंड्रॉइड 18 ऐसा करेगी। एंड्रॉइड 18 ने फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर अब तुम्हें मुझे खत्म करना है तो कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने दिल की बात दबाकर नहीं रह सकता। शायद मैं तुमसे कुछ महसूस करने लगी हूँ गोकू। गोकू ने बिना कोई एक्सप्रेशंस दिखाए ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपनी रूम में चली जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल दूं। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। यह सुनकर एंड्रॉइड 18 चुपचाप रूम से चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह खुश थी। अगली सुबह गोकू और दाइशिकन यूनिवर्स 20 जाने की तैयारी कर रहे थे। दरअसल वे पहले जिस दिन जाने वाले थे किसी कारणवश नहीं जा पाए थे। अब समय आ गया था कि यूनिवर्स 20 को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चले। गोकू काफी उत्साहित था, क्योंकि उसे अब कुछ और पावरफुल वॉरियर जातियों से मिलने का मौका मिलने वाला था। प्रस्थान से पहले एंड्रॉइड 18 और फ्रीजा के सोल्जर ने मिलकर अगले प्लेनेट पर एक पोर्टल तैयार कर दिया था। यूनिवर्स 19 के कई प्लैनेट्स पर भी पोर्टल्स पहले से ही स्थापित किए जा चुके थे। अब यूनिवर्स 20 में भी वही योजना लागू की जा रही और आगे चलकर बाकी बचे सभी यूनिवर्स में भी। यात्रा शुरू हुई। यूनिवर्स 20 तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगे, क्योंकि यूनिवर्स काफी विशाल थे और उनके बीच की दूरी भी बहुत अधिक थी। दाइशिकन अपने पोर्टल से नहीं जा सकता था, क्योंकि गोकू को हर जगह खुद जाकर निगरानी करनी थी। उसे हर यूनिवर्स का कोना कोना देखना जरूरी था। पूरी यात्रा के दौरान एंड्रॉइड 18 गोकू के बेहद करीब रही, जिससे गोकू के माथे पर एक नस तन गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार जब वे यूनिवर्स 20 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पर पहुंचे तो वहाँ का हाल देखकर उन्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई। ये स्थान भी बिल्कुल वैसा ही उजाड़ था जैसे यूनिवर्स 19 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्लेनेट। वहाँ लाखों करोड़ों सालों से कोई नहीं रहता था, लेकिन गोकू और बाकी सभी ने मिलकर उस जगह को साफ किया और व्यवस्थित किया। वहाँ एक बहुत बड़ी और शानदार हवेली थी, जो हर तरह के लग्जरी से भरी हुई थी। सफाई का काम खत्म होने के बाद गोकू ने एक छोटा सा बक्सा निकाला। उसने उसमें से एक कैप्सूल निकाला और हवेली के बाहर गिरा दिया। कैप्सूल से एक सुंदर गोल्डन स्टैचू बाहर आई। वह स्टैचू गोकू और दाइशिकन की थी। एंड्रॉइड 18 ने मुस्कुराकर स्टैचू को देखा, जिसे देखकर गोकू थोड़ा नाराज हो गया। उसे लगा कि एंड्रॉइड 18 उसकी मजाक उड़ा रही है, लेकिन वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप फ्रीजा के सोल्जर को आदेश दिया कि वे वहाँ पोर्टल लगा दें। सोल्जर ने तुरंत उसका आदेश माना। सब कुछ तैयार होने के बाद वे सबने एक अच्छा रेस्ट लिया, लेकिन इस सब के दौरान बहुत दूर एक अदर प्लैनेट्स पर कोई उनकी उपस्थिति को महसूस कर चुका था। वह व्यक्ति तुरंत एक महल में गया, जहाँ एक बड़े से सिंहासन पर एक महिला बैठी थी। वह व्यक्ति उसके सामने घुटनों के बल झुकते हुए बोला, महारानी, मैंने 2 अजनबियों की उपस्थिति महसूस की। उनका पावर और अननोन फोर्स है। वे बहुत पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी आपके मुकाबले नहीं पहुंचते। फिर भी मुझे लगता है कि वे एक खतरा बन सकते हैं, क्योंकि वे हमारे 80% सोल्जर को आसानी से डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। महिला ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो अब भी कुछ ऐसे इंसान बचे हैं जो मुझसे मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं। कोई बात नहीं, तुरंत अपनी सबसे बेहतरीन सोल्जर को भेजो। उन्हें आदेश दो कि दोनों अजनबियों को जिंदा पकड़ कर लाएं। अगर वे विरोध करें तो उन्हें वहीं खत्म कर दें। सोल्जर ने सिर झुकाया और तेजी से रूम से बाहर निकल गया, हमारे प्रिय सायन गोकू को खोजने के लिए। दूसरी ओर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पर गोकू और बाकी सभी तैयार हो रहे थे पहले प्लैनेट्स की यात्रा के लिए। दाइशिकन ने कुल 100 प्लैनेट ढूंढ निकाले थे, जिनमें डिवाइन एनर्जी मौजूद, लेकिन उनमें से 7 प्लैनेट ऐसे थे जो अपने इंटरनल वॉर और स्पेस वॉर के कारण पूरा यूनिवर्स असंतुलित कर रहे थे। उन प्लैनेट पर रहने वाले लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, यहाँ तक कि अपने वॉर में दूसरे प्लैनेट को भी बर्बाद कर देते थे। ये सब देखकर गोकू बहुत नाराज हुआ और बोला, अब समय आ गया है यहाँ शांति और व्यवस्था लाने। इसलिए वे सबसे पहले एक प्लैनेट पर गए जिसका नाम था प्लैनेट इंडिपेंडेंट 77। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन असली रोमांच तो अभी बाकी है। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें।